नमस्कार दोस्तों, आरकेएस जी के चैनल में आपका स्वागत है जो ज्ञान दृष्टि कोचिंग सेंटर छतरपुर की तरफ से चलाया जा रहा है। यदि आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बगल में बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड्स करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी और आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप सुझाव भी दे सकते हैं। तो आज आप पढ़ेंगे बीएस ब्लूम की थ्योरी। दोस्तों एक बात ध्यान दें, आपका एक ही उद्देश्य होना चाहिए, कर्म ही पूजा है। यानी हमें सिर्फ कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करना है, फल अपने मन से प्राप्त होगा। तो आज पढ़ेंगे बीएस ब्लूम की थ्योरी। तो इसमें देखें, जो बीएस ब्लूम है उन्होंने अपनी थ्योरी में कहा है, इन्होंने शिक्षा के अंतर्गत सीखने के उद्देश्यों से ब्लूम ने 1956 में ब्लूम टैक्सोनॉमी को बनाया। किसको बनाया? ब्लूम टैक्सोनॉमी। क्वेश्चन आ सकता है कि ब्लूम टैक्सोनॉमी कब बनाई गई, तो हमें याद रखना है 1956 में। जो बीएस ब्लूम है ये एक अमेरिकी शिक्षा मनोवैज्ञानिक थे, जिनका जन्म 21 फरवरी 1913 और मृत्यु 13 सितंबर 1999 को हुई। इसके बाद शिक्षा के अंतर्गत सीखने के 3 प्रकार बीएस ब्लूम ने बताए हैं, यानी इसके 3 पक्ष बताए हैं। पहला बताया है संज्ञानात्मक पक्ष, दूसरा है भावनात्मक पक्ष और तीसरा है क्रियात्मक पक्ष। संज्ञानात्मक पक्ष में क्या होता है कि मानसिक कौशल, यानी इसमें ज्ञान से संबंधित रहता है, यानी इसका मस्तिष्क यानी दिमाग से संबंध रहता है, यानी दिमाग में जो डेवलप यानी जो विकास होगा वो संज्ञानात्मक कहलाएगा। भावनात्मक यानी भावना व भावनात्मक क्षेत्रों में इसका विकास होता है, मनोवृत्ति इसको कहा गया है। यानी भावनात्मक से पता चलता है कि बालक का चरित्र कैसा है, यानी इसमें चरित्र का पता चलता है। तीसरा है क्रियात्मक पक्ष, इसमें शारीरिक विकास क्षेत्र, यानी इसमें के क्रियात्मक पक्ष से मतलब है कि इसमें पता चलता है कि बच्चा कितने अच्छे से काम करता है, यानी क्रिया कैसे कर रहा है। तो ये 3 पक्ष इन्होंने बताए हैं। तो बीएस ब्लूम का जो संज्ञानात्मक पक्ष है जी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे तो तीनों, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो बनते हैं वो संज्ञानात्मक पक्ष से ही बनते हैं। तो इसमें शैक्षिक उद्देश्यों का जो वर्गीकरण बीएस ब्लूम ने किया है वो संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों पक्षों में किया है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे संज्ञानात्मक पक्ष। क्वेश्चन बन जाता है संज्ञानात्मक पक्ष में कौन आता है कौन नहीं आता है। तो इस प्रकार से ज्ञान, संज्ञानात्मक पक्ष में आते हैं ज्ञान, फिर इसके बाद समझबूझ, तीसरा फिर बताया गया अनुप्रयोग, फिर विश्लेषण होता है, फिर संश्लेषण, फिर इसके बाद मूल्यांकन। ऐसी भावात्मक पक्ष में दिए गए हैं और इसी प्रकार से क्रियात्मक पक्ष में। तो पहले संज्ञानात्मक पक्ष देख लें। तो संज्ञानात्मक पक्ष में क्या होता है कि सबसे पहले उन्होंने दिया है ज्ञान। ज्ञान से मतलब हमारा सिर्फ रहेगा कि आंकड़ों या जानकारी को याद करना, यानी इसमें सिर्फ याद किया जाएगा, इसमें इस प्रकार से समझ बूझ वाली कोई चीज नहीं होगी, यानी इसमें वो जानता नहीं है, सिर्फ वो उस चीज को रट लेता है। तो इसमें सिर्फ आता है आंकड़ों या जानकारी को याद करना। इसका मतलब ये हुआ कि हम सिर्फ उसके बारे में, जैसे हमने कहा कि हमारे पास सैमसंग मोबाइल है, तो हमें सिर्फ सैमसंग पता है कि सैमसंग का मोबाइल होता है, सिर्फ हम इतना जानते हैं, उसका नाम ज्ञान है, बस नाम का पता है और कुछ नहीं हम उसके बारे में जानते हैं। तो जी हमारा आएगा ज्ञान, यानी इसमें क्या होता है सिर्फ याद किया जाता है। इसके बाद दूसरा होता है समझबूझ। समझबूझ में क्या होता है कि इसमें बालक जो है समस्याओं को समझने लगता है तथा उनकी व्याख्या भी करने लगता है। यानी कि जो हमारा सैमसंग का मोबाइल, इसमें सिर्फ उसे ये पता था कि सैमसंग का होता है मोबाइल, इसमें वो
जी समझबूझ उसमें आ जाएगी कि सैमसंग के मोबाइल में कॉलिंग भी हो जाती है, व्हाट्सअप भी चल जाता है, यूट्यूब भी चलता है, मतलब जी चीजें, कैमरा भी चलता है। इस प्रकार से उसे बहुत सारी चीजें इसमें समझ आ जाएगी। यानी समझबूझ जो होता है वो क्या करने लगता है, समस्याओं को समझने लगता है तथा उनकी व्याख्या भी करने लगता है कि इसमें है क्या क्या। तो जैसे उसने पहले में क्या है, सिर्फ उसे सैमसंग का पता था कि जो मोबाइल होता है, उसमें समझबूझ फिर आई, यानी उसमें ये देखा उसने कि हाँ इसमें कॉलिंग भी होती है, इसमें फोटो भी खिंच जाती है, इसमें व्हाट्सअप चलता है, यूट्यूब चलता है, जी उसमें समझ आ गई कि जो होता है। अब तीसरे में चलेंगे अनुप्रयोग। अब इसमें क्या करता है कि जो बहुत सारी परिकल्पना जो होती हैं उनको नई परिस्थिति में प्रयोग करने का सोचता है। जो भी उसने इसमें देखा है कि ऐसा ऐसा है, तो वो उसको क्या करता है, प्रयोग करने की कोशिश करता है। यानी कि किसी भी परिकल्पना का नई परिस्थिति में प्रयोग करता है इसमें बालक। यानी कहने का मतलब है कि इसमें उसे ये पता था कि यूट्यूब चलता है, कॉलिंग भी हो जाती है, और इसमें कैमरा भी है, फोटो खिंच जाती है। अब इसमें क्या है, वो अनुप्रयोग, अब प्रयोग करने का प्रयोग करेगा उसमें। यानी वो फोटो खींच के भी देखेगा, यूट्यूब चला के भी देखेगा, यानी सब कुछ जो होता है उसमें प्रयोग करने की कोशिश करेगा। यानी उन्हें जो नई परिस्थिति में है उनका प्रयोग करेगा। तो इस प्रकार से वो प्रयोग करता है। जब वो सब चला लेता है तो उसमें विश्लेषण करता है। जब बहुत सारी चीजों को चलाता है तो विश्लेषण करेगा। विश्लेषण में क्या होता है कि इसमें परिकल्पना को विभिन्न भागों में अलग करता है और जो तथ्य निकले हैं उनके बीच अंतर कर सकता है। यानी इसमें वो जी करेगा अनुप्रयोग में कि क्या चीज कैसे चल रही है। हमने कैमरा चलाया, कैमरा क्या अच्छा है, अच्छे फोटो खींच रहा है, यूट्यूब चल रहा है सही से, नहीं चल रहा है, जो उसमें बैटरी है, क्या बैटरी सही से इसकी बैकअप दे रही है, चल रही है, नहीं चल रही, मतलब उसमें जो कुछ है साफ सबका प्रयोग करेगा और उससे बहुत सारी जितनी परिकल्पना है सब निकालेगा। यानी क्या सही है इसमें, क्या गलत है। इस प्रकार से वो छोटी छोटी चीजों का सब पूरा विश्लेषण करेगा। विश्लेषण करने के बाद जो तथ्य आएंगे, क्या सही है क्या गलत है, तो फिर इसके बाद वो क्या करेगा, संश्लेषण। संश्लेषण का मतलब होता है कि जो हमें विभिन्न प्रकार के तथ्य मिले हैं उनका ढांचा या कहें उसका पैटर्न या रिपोर्ट बनाएगा पूरा। तो पैटर्न बनाएगा व्यवस्थित तरीके से, क्या सही है क्या गलत है, इस प्रकार से वो व्यवस्थित तरीके से उनको रखेगा। तो इसके बाद पैटर्न बनाएगा, और पैटर्न बनाने के जब हमें पता चल जाएगा क्या सही है क्या गलत है, तो हम उस चीज को क्या कह देंगे कि ये सही है। यानी मूल्यांकन फिर इसके बाद सही से करेंगे और इसके बाद में पता चलेगा कि रिजल्ट कैसा है, ये वस्तु कैसी है, यानी कहें उसका ज्ञान कैसा है। यानी इसके बाद मूल्यांकन होगा और रिजल्ट निकलेगा। तो जब हम पूरा विश्लेषण संश्लेषण कर लेंगे, उसको सब व्यवस्थित तरीके से पैटर्न बना लेंगे और उसमें देखेंगे क्या सही है क्या गलत है, तो इस प्रकार से उस चीज का पता चल जाएगा। यानी कि जो हम मोबाइल की बात कर रहे हैं, हमें पता चल जाएगा कि जी मोबाइल अच्छा है या नहीं है। जब हम संश्लेषित करेंगे कि कौन सी चीज इसकी अच्छी चल रही है, किसकी कौन सी खराब चल रही है, उसको व्यवस्थित तरीके से रखेंगे और देखेंगे आंकड़े के क्या सही है, तो इसके बाद मूल्यांकन से पता चल जाएगा कि जी सही है या गलत है। यानी सैमसंग का मोबाइल अच्छा है या जी सही नहीं है। तो समझ में लगभग आ गया होगा कि संज्ञानात्मक क्या होता है। पहले ज्ञान, यानी सिर्फ उसमें रटने की प्रवृत्ति, फिर समझबूझ, यानी उसमें सोचने समझने की, समस्याओं की व्याख्या करने की उसमें समझबूझ आ जाती है। फिर इसके बाद जब वो समझबूझ तो आ जाती है लेकिन उसका फिर नई परिस्थिति जोड़ने का प्रयोग करता है, यानी अनुप्रयोग करेगा। और अनुप्रयोग में जो विश्लेषण करेगा, अनुप्रयोग में छोटी छोटी जो चीजें उसे प्राप्त होगी उसको विश्लेषण करेगा। विश्लेषण करने के बाद उसको संश्लेषित करेगा। संश्लेषित मतलब उसका एक पैटर्न बना के तैयार कर देगा और उससे पता चल जाएगा कि हमारा मूल्यांकन कैसा है, हमारा परिणाम किस प्रकार का आया है, यानी कहें इसका रिजल्ट पता चल जाएगा बाद में। तो ये हुआ हमारा संज्ञानात्मक पक्ष, यानी बाद में निकलता है निष्कर्ष। अब देखते हैं कि भावनात्मक पक्ष क्या होता है। भावनात्मक पक्ष जो होता है, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं लेकिन फिर भी इसके बारे में हम थोड़ा बहुत जान लें। तो भावनात्मक जो पक्ष होता है, व्यक्ति की जो भावनाएं होती हैं, यानी उसका चरित्र का इससे पता चलता है कि कैसा है। तो इसमें क्या करता है, भावनात्मक पक्ष में सबसे पहले ग्रहण करना। ग्रहण करने में क्या होता है कि इसमें ध्यान लगाकर
किसी भावों को सुनता है या कहें देखता है, या कहें इसमें नए लोगों का नाम याद करता है। यानी पहले तो वो ग्रहण करेगा, तो सुनेगा और देखेगा चीजों को, तो ग्रहण होगी। जब सुनेगा और देखेगा तो अनुक्रिया करेगा, यानी अनुक्रिया करने से मतलब है कुछ क्रिया करेगा, यानी जो उसने सुना है उसका उत्तर देने की कोशिश करेगा, अनुक्रिया करेगा। जब उत्तर देने की कोशिश करेगा तो उसके भाव बाहर निकलेंगे। बाहर भाव किस प्रकार के निकलते हैं, मूल्यांकन उसके द्वारा किया जाएगा। यानी इसमें अंतर किया जाएगा और रिपोर्ट तैयार की जाएगी कि आखिर बच्चा किस प्रकार से अनुक्रिया कर रहा है, तो उसका मूल्यांकन किया जाएगा। जब इस प्रकार से जो मूल्यांकन किया गया है, जो अपन ने रिपोर्ट तैयार की है, अब उसको व्यवस्थापन उसका किया जाएगा। अब व्यवस्थापन में क्या होता है कि असमान मूल्यों की तुलना कर प्राथमिकता के आधार पर उन्हें जमाना, यानी कहें सामान्यीकरण करना, कहां पे कौन सी चीज व्यवस्थित करना है, इस प्रकार से उसका सामान्यीकरण किया जाएगा। जब सामान्यीकरण हो जाएगा तो फिर इसके बाद चरित्र निर्माण, फिर उस बच्चे का पता चलेगा। इसके बाद उस बालक या शिक्षार्थी के चरित्र का पता लगाया जा सकता है। इसके बाद उसके चरित्र का पता चल जाता है। तो समझ में ये भी आ गया होगा। अब आता है क्रियात्मक। अब क्रियात्मक पक्ष देखें तो इसमें वो उसकी क्रिया का पता चलता है कि कैसे काम करता है। तो क्रियात्मक पक्ष में क्या होता है, पहला है उद्दीपन। उद्दीपन में क्या करता है, इसमें विद्यार्थी जो है ध्यान से क्रियाओं को देखता है कि कौन कैसे कर रहा है। यानी कि विद्यार्थी क्रियाओं का निरीक्षण करता है तथा उसका अनुकरण भी करता है। यानी ध्यान से देखता भी है और उसका अनुकरण भी करता है। जब देखता है और अनुकरण करता है तो शीघ्रता, यानी फिर वो कार्य करने की तैयारी बनाता है कि उसने देखा कि कैसा काम कर रहा है सामने वाला, फिर इसके बाद वो खुद करने की तैयारी बनाएगी। यानी शीघ्रता इसमें आ जाएगी कि हमें भी ऐसा करना है, तो तैयारी करेगा। फिर इसके बाद क्या होगा, मार्गदर्शित प्रक्रिया। इसमें क्या होता है कि विद्यार्थी लिखित तथा मौखिक निर्देशों के आधार पर कार्य करता है, जो उसने एक प्रकार से लिखा हुआ देखा है, या कहें कि जो उसने देखा है, संकेतों के रूप में देखा हो, लिखित रूप में देखा हो, मौखिक रूप में देखा हो, किसी प्रकार से जो देखा है उसके आधार पर वो कार्य करता है। उसे जी पता नहीं है कि मुझसे काम सही होगा या नहीं होगा, लेकिन वो जो लिखा है, जो उसने देखा है, उसके हिसाब से वो कार्य करने लगेगा। फिर इसके बाद क्रिया विधि। इसमें क्या होता है कि जो मार्गदर्शक प्रक्रिया है, इसमें कार्य करने की कोशिश करता है, लेकिन इसमें क्रिया विधि में क्या होता है, उसे कुछ हद तक कहें विश्वास हो जाता है, उसमें दृढ़ता आ जाती है कि हाँ हम काम कर सकते हैं, तो वो क्रिया विधि करने की कोशिश करता है। फिर इसके बाद आता है समायोजन। अब समायोजन से मतलब है सब समायोजित, यानी जो क्रिया उसने देखी है, कुछ किया है, इसमें समायोजन आ जाता है। यानी अब वो क्या करता है कि बिना हिचकिचाहट के ही कार्य कर सकता है। यानी बालक इसमें अब हिचकिचाहट वाली बात ही नहीं रहेगी, यानी वो सही तरीके से काम करने की कोशिश कर सकता है। इसमें वो नहीं हिचकिचाता है कि हम ये काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो इसमें हिचकिचाहट नहीं रहती है, आराम से काम कर सकता है। इसके बाद लास्ट में आता है अनुकूलन। अनुकूलन, तो इसमें क्या होता है, इसमें कौशल अच्छी तरह से विकसित हो जाते हैं, यानी पूरी तरह से बच्चा परिपक्व हो जाता है, उसमें किसी प्रकार का डर नहीं रहता है और बहुत अच्छे से काम कर सकता है। ये हो गया इसका क्रियात्मक पक्ष। तो तीनों पक्षों के बारे में हमने जान लिया है। ज्ञानात्मक पक्ष क्या है, भावनात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।